हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आपको पता है प्यारे बच्चों की 2 अंक और 3 अंक का बहुत बड़ा रोल होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर फास्ट रिवीजन करेंगे। देखिएगा, बहुत सारे बच्चे कहते सर इतना क्वेश्चन करा रहे हैं, हम कैसे याद करें। आपको केवल सुनना है और समझना है। एक बार यदि आप समझ लेते हो अच्छे तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। एग्जाम पास में है, बिल्कुल कंसंट्रेट माइंड से सुनना है। आवेश संरक्षण का नियम पार्ट 1 मैंने आपको करा था 25 क्वेश्चन, उसमें भी ये क्वेश्चन था। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात किसी विलगित निकाय का पृथक्कृत जो भी निकाय है उसका कुल आवेश होगा वो संरक्षित रहता है। ठीक है, जैसे आपके पास भैया कोई भी बल्ब है, वो जल रहा है तो वो कहीं ना कहीं केवल ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक आपका एनर्जी है, उसको लाइट एनर्जी प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी आपके उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसी प्रकार आवेश जो होता है वो केवल निकाय से परिवर्तित हो सकता है, एक निकाय से दूसरे निकाय में जा सकता है, बल्कि वो नष्ट नहीं होता। आवेश संरक्षण का नियम, ना तो आवेश नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, यानी कोई भी निकाय है उसका कुल आवेश संरक्षित रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश हो जाता है। आवेश स्थानांतरित हो जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता। आवेशों की योज्यता क्या है? क्वेश्चन आ सकता है, आवेशों की योज्यता क्या है? वैद्युत आवेश योज्य होते हैं किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के बीज योग के बराबर होता है। आवेशों की योज्यता मतलब सिंपल प्यारे बच्चों योग, जितने भी आवेश हैं उनका योग आवेशों का योज्यता कहलाता है। ठीक है, कोई भी निकाय है उसके विभिन्न कोनों पर अलग अलग आवेश है, उनका जो परिणामी आवेश होगा सभी आवेशों के योग के बराबर होगा। यही आवेशों की योज्यता है। बिल्कुल कुछ छोटे क्वेश्चन है ना, मजा आएगा भैया। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समुदाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन बिंदु के प्रत्येक आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के बराबर है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? कोई निकाय है, अलग अलग बिंदु पर अलग अलग आवेश है, तो कुल जो तीव्रता होगी अलग अलग आवेशों के कारण जितनी तीव्रता होगी उसके योग के बराबर होगी। बस यही है। देखो ना, सिंपल है भाई। किसी भी बिंदु पर आवेश समुदाय है, मतलब आवेशों का ढेर सारा वहां पर उपस्थिति है, कई सारे आवेश हैं। अब कुल जो तीव्रता होगी, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? कुल जो तीव्रता होगी वो जो तीव्रता है प्यारे बच्चों टोटल परिणामी तीव्रताओं की योग के बराबर हो। जितना आवेश होगा उनका अलग अलग तीव्रता होगा और फिर कुल तीव्रता हो जाएगा आपका, जितने भी आवेश हैं उनकी तीव्रता की योग के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। कुल मिलाकर के Q बराबर Ne, अर्थात टोटल जो आवेश है वो कितने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है उसके मल्टीपल होता है। जैसे मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो टोटल जो आवेश है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज है। यही तो बताया गया कि आपके पास कोई भी निकाय है प्यारे बच्चों, उसमें टोटल आवेश की जो मात्रा है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उसका हम पूरा कर देंगे। समझ में आया कुछ? कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, कोई भी आपके पास पदार्थ है उसकी आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की, इलेक्ट्रॉन ई पर आवेश की पूर्ण गुणज होती है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसका हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यही आवेश का क्वांटमीकरण है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है? किसी भी निकाय का कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया? मैं बताते चलता हूं, लोग फटाफट तैयार करते चलो। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या है? आवेशों का क्वांटमीकरण होता है Q बराबर Ne गुण। आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। विद्युत आवेश योज्य होता है। योज्य यहां पर होना चाहिए मेरे बच्चों, योज्य। ठीक है, योज्य होता है, अर्थात किसी भी पदार्थ का कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। बिल्कुल सिंपल है। अभी मैंने जो समझाया वही चीज बता रहा हूं ना, एक बार आप समझ लो, फुल कंसंट्रेट माइंड से। बिल्कुल आप मत रटना, बिल्कुल आप ध्यान मत देना। इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप लोग एक बार पढ़ लो, बस एक बार अच्छे से पढ़ लो। समझ में आया? चलिए, तो आवेश के मूलभूत गुण, आवेश में क्वांटमीकरण होता है,
आवेश ना तो नष्ट होता ना तो उत्पन्न होता है। आवेश में योज्यता का नियम लागू होता है, अर्थात किसी भी पदार्थ का कुल आवेश उसमें विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परावैद्युतांक की परिभाषा देना है। परावैद्युतांक की परिभाषा देना है। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफरेंस लगेगा, लेकिन परिभाषा बहुत सिंपल है कि निर्वात या वायु में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, निर्वात या वायु में दो बिंदु हैं और उन पर आवेश है, उनके बीच जो बल लगेगा उतने ही दूरी पर अन्य माध्यम में कोई दो आवेशों को रख दें, तब जो बल लगेगा उनका अनुपात प्यारे बच्चों वो कहलाता है परावैद्युतांक। समझ में नहीं आया? वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेश है, उनके बीच कितना बल लग रहा है, एक अन्य माध्यम में उतनी ही दूरी पर दो आवेशों को रख दें तब कितना बल लग रहा है, उन दोनों का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। बात समझ में? समझो, यदि पेपर में कुछ नहीं बनेगा तो यही आपका समझ ही पेपर में लिखने को काम में आएगा कि भैया वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच लगने वाला बल, उतनी ही दूरी पर एक अन्य माध्यम में दो आवेशों को रख दे फिर उनके बीच लगने वाला बल, इन दोनों का जो रेशियो ही है वो परावैद्युतांक कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? परावैद्युतांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य रबर विद्युत रोधी किंतु वायुयान के रबर टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्या कारण होता है कि वायुयान के टायर चालक बनाए जाते हैं? क्या कारण है भैया? तो आपको पता है कि जब वायुयान चलता है प्यारे बच्चों तो हवा का घर्षण होता है, और यदि मान लीजिए टायर ही जमीन पर जब जाएगा तो उसमें क्या होगा? घर्षण होगा। घर्षण होगा तो आवेश उत्पन्न होगा। यदि टायर चालक नहीं बनाए जाएंगे तो वो जो चिंगारी उत्पन्न होगा उससे वायुयान को क्या हो सकता है? खतरा, ब्लास्ट हो जाएगा, खत्म कहानी, आग लग जाएगी भाई साहब। इसलिए चालक बनाया जाता है ताकि जो भी आवेश टायर में उत्पन्न हो वो सीधे टायर से जमीन में चला जाए। वायुयान की जमीन में उतरते समय टायर और जमीन के मध्य घर्षण के कारण टायर अत्यधिक आवेशित हो जाता है, घर्षण से ही आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अतः टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं ताकि टायर में जो आवेश उत्पन्न होता है वो टायर में न रहकर पृथ्वी में चला जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उत्पन्न आवेश अत्यधिक मात्रा में टायरों के पृष्ठ पर संचित होकर चिंगारी उत्पन्न करेगा, जिससे आग लग जाएगी। जिससे आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी प्यारे बच्चों? आग लग जाएगी। समझ में आया कुछ? मैंने क्या कहा कि भैया टायर है, टायर यदि चालक नहीं होगा तो फिर आवेश पृथ्वी में नहीं जाएगा, जिससे आग लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चालक पिंजरे में कोई व्यक्ति झटके का अनुभव नहीं करता है, यद्यपि पिंजरे को उच्च वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है। क्यों? यानी चालक के अंदर कोई व्यक्ति है और झटके का अनुभव नहीं कर रहा है, यदि ऊपर से कितना भी आवेश दे दें। इसका कारण क्या भैया? पिंजरा के अंदर कोई आवेश ही नहीं होता। जब आवेश नहीं होता तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगी, जब विद्युत क्षेत्र नहीं होगी तो कोई झटके का अनुभव नहीं होगा। सिंपल है, यही डिफरेंस है। चालक बाहर से, मान लीजिए खोखला गोला है, बाहर से कितना भी बिजली गिर जाए ना, अंदर जब आवेश नहीं, विद्युत क्षेत्र नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई झटका अनुभव नहीं होगी। इसी प्रकार यदि एक क्वेश्चन आ जाए कि ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में हमेशा चेनों से जुड़े हुए रखा जाता है और गति करते समय पृथ्वी से संपर्क में रखा जाता है। मतलब जब वाहन चलता है प्यारे बच्चों तो एक चेन लटकता हुआ चलता है। ठीक है, क्या चलता है? चेन लटकता हुआ। इसका कारण क्या है बताओ? समझिए आप, जब वाहन चलता है तो अभी आपने वायुयान का समझा कि जब वायुयान का जो टायर है वो जमीन से घर्षण होता है तो आवेश उत्पन्न होता है। उसी प्रकार जब वायुयान चलता है तो वायुयान की सतह पर प्यारे बच्चों जो वायु का घर्षण होता है उससे आवेश उत्पन्न होती है, और जब आवेश उत्पन्न होती है, यदि आवेश पृथ्वीकृत नहीं हो तो वो चिंगारी उत्पन्न कर देगा, आग लग जाएगा। इसीलिए एक जंजीर लटका दिया जाता है जो पृथ्वी से टच करता हुआ चलता है, ताकि जो भी घर्षण के कारण किसी भी भारी टैंक पर आवेश उत्पन्न हो वो आवेश पृथ्वीकृत हो जाए। समझ में आया कुछ? टैंक क्यों लटका, टैंक में प्यारे बच्चों जंजीर क्यों लटकाया जाता है, चैन क्यों लटकाया जाता है? ताकि जब भारी वाहन चलता है, ईंधन से भरा हुआ ज्वलनशील पदार्थ को लेकर जा रहा वाहन चलता है, तो जब घर्षण होती है उसके बॉडी पर तो बॉडी पे आवेश उत्पन्न होता है, जिससे वो जंजीर के थ्रू पृथ्वीकृत हो जाता है। यदि ऐसा ना हो तो आग लग जाएगी। फूले हुए गुब्बारे को आवेशित करने पर उसका आकार बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वायु के अणुओं पर आवेशों के प्रतिकर्षण के कारण गुब्बारे का आकार बढ़ जाता है। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैराथन लेके आया हूं मैं भाई। 2-2 अंक के क्वेश्चन है यार, तो करना पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन तो होगा नहीं, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करते चलो। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि विद्युत बल और आकर्षण बल में क्या डिफरेंस है। यह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है, लेकिन जो आकर्षण बल है सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। यह एक प्रबल बल होता है, दुर्बल बल होता है। ठीक है, प्रबल बल होता है और दुर्बल बल होता है।
यह बल आवेशों के बीच कुचालक माध्यम में होने पर घट जाता है। यानी आवेशों के बीच कुचालक माध्यम हो तो यह बल विद्युत बल घट जाएगा, लेकिन आकर्षण बल माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार आप रिवीजन कर लो, रिवीजन करने में क्या जाता है, फटाफट रिवीजन करते चलो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर विभवमापी में अंतर। इस चैप्टर से आपके 3 अंक के 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। फटाफट शुरू करते हैं। वोल्ट में 3 अंतर तैयार कर लो। वोल्ट मीटर जो होता है विक्षेप विधि पर आधारित होता है, और जो विभवमापी होता है वो शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है। वोल्ट मीटर विक्षेप विधि पर आधारित होता है, विभवमापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है। इसकी सुग्राह्यता कम होती है, वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता कम होती है, और जो विभवमापी इसकी सुग्राह्यता अधिक होती है। वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता कम और विभवमापी की सुग्राह्यता अधिक होती है। इनमें स्रोत से सदैव निश्चित धारा प्रवाहित होती है, और ये अविक्षेप की स्थिति में इनमें स्रोत से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इसका प्रतिरोध उच्च किंतु निश्चित होता है। जो आपका विभवमापी होता है इसका प्रतिरोध अनंत होता है। 3 ही अंतर तैयार करना है, 6-7 अंतर नहीं करना भाई, 3 अंतर मैं बोल रहा हूँ, 3 अंतर तैयार कर लो। वोल्ट मीटर विभवमापी में अंतर विक्षेप विधि पर आधारित है, शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। इसकी सुग्राह्यता कम होती है, इसकी सुग्राह्यता अधिक होती है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है किंतु निश्चित होता है, इसका प्रतिरोध अनंत होता है। बस सिंपल, ठीक। इसके बाद 3 अंतर इसमें भी तैयार करो आप लोग। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 3 अंतर तैयार कर लो। विद्युत वाहक बल, इस शब्द का उपयोग विद्युत स्रोतों जैसे सेल, बैटरी, डायनेमो, जनरेटर आदि के लिए करते हैं, जबकि विभवांतर का उपयोग किसी परिपथ में 2 बिंदुओं के मध्य विभवों के अंतर के लिए करते हैं, ठीक है। विद्युत वाहक बल का उपयोग हम सेल, बैटरी, डायनेमो, जनरेटर आदि के लिए करते हैं। विभवांतर का उपयोग मेरे बच्चों 2 बिंदुओं के मध्य विभव के अंतरों को प्रकट करने के लिए करते हैं। चलिए, यह खुले परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर होता है। यह विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के विभवों का अंतर होता है। विद्युत परिपथ भंग होने से विद्युत वाहक बल का अस्तित्व बना रहता है। विद्युत परिपथ भंग होने से विद्युत वाहक बल का अस्तित्व बना रहता है, जबकि विभवांतर, जो आपका विद्युत परिपथ भंग होता है तो इसका अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। विभवांतर का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है। 3 डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं, पेपर आपका पास में है, ज्यादा फोकस नहीं। 3 डिफरेंस, 3 अंक से ज्यादा इससे पूछे ही नहीं जाएंगे। 3 डिफरेंस मेरे बच्चों तैयार कर लो। चलिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभी और 2 अंक में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। नाइक्रोम के तार का व्यास आधा कर देने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया व्यास जो है कोई प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि त्रिज्या पर डिफरेंस होती है। त्रिज्या पर कोई प्रतिरोधकता जो है लंबाई पर निर्भर करता है, व्यास पर निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। तो व्यास हम आधा कर दें या दुगुना कर दें, उसकी प्रतिरोधकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 पदार्थों के नाम बताइए जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, घटता है। ताप को बढ़ाने पर धात्विक चालकता का अनुगमन वेग बढ़ता है या घटता है, बताओ। तो अनुगमन वेग क्या हो जाता है, घट जाता है। ताप बढ़ाएंगे तो धात्विक चालकताओं का अनुगमन वेग घट जाएगा, क्योंकि धात्विक चालकता कम होगी, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कम होगा, तो विश्रांति काल का मान घटेगा, जिस कारण से अनुगमन वेग भी घट जाता है। चलो, विभवमापी में तांबे का तार प्रयुक्त नहीं किया जाता, क्यों? इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि तांबे का प्रतिरोधकता कम होता है, अतः तांबे के तार अनुदिश विभव का पतन नहीं हो पाता। तांबे का प्रतिरोध ताप गुणांक भी अधिक होता है, ठीक है। विभवमापी में तांबे के तार का प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों प्यारे बच्चों? इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका प्रतिरोधकता कम होती है, अतः तांबे के तार के अनुदिश विभव पतन नहीं हो पाता, इस कारण से इसका प्रयोग नहीं कर पाते। संयोजक तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्यों? 1 नंबर का क्वेश्चन है। तांबे की विद्युत चालकता अधिक होती है, प्रतिरोधकता कम होती है, इसलिए प्यारे बच्चों संयोजक तार तांबे की बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी चालकता अधिक होती है। संयोजकता तार की विद्युत चालकता अधिक होती है, इस कारण से प्यारे बच्चों हमारा संयोजक तार तांबे का बनाया जाता है। चलिए, ये 2 अंक का क्वेश्चन है, देखो फटाफट देखो। जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों में कार इंजन को चालू करना आसान होता है, क्यों? तो गर्मियों में कार की बैटरी के विद्युत अपघट्ट का ताप अधिक होने से इसकी आंतरिक प्रतिरोध जाड़ों की अपेक्षा कम होता है, अतः गर्मियों में जाड़ों की अपेक्षा बैटरी से प्रबल धारा ली जाती है, इसलिए गर्मियों के कार इंजन को चालू करना आसान होता है। जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों में, वैसे भी प्यारे बच्चों देखो, गर्मी में यदि हम बात करें तो वैसे भी इंजन आपका गर्म रहता है, तो ज़्यादा मात्रा में एनर्जी लेता नहीं। लेकिन जाड़ में क्या होता है, ठंडी में क्या होता है कि कुछ जैसे ही इंजन चालू करते हैं तो बैटरी से जो एनर्जी ली जाती है तो पहले इंजन ले लेता है, उसको सर्कुलेशन सेट करने में पहले एनर्जी खपत हो जाता है, इसलिए थोड़ा इंजन देर से चालू होता है, बस यही रीजन है और कुछ नहीं।
जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए हेडलाइट की रोशनी बंद हो जाती है, थोड़ा धीमा हो जाता है। इसका रीजन भी है भैया, क्योंकि जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो इसकी बैटरी से अति प्रबल धारा ली जाती है। बैटरी से धारा ली जाएगी जिससे बैटरी का विभवांतर एक क्षण के लिए घटेगा। कहाँ चला जाता है वो विभवांतर? वो पूरा कहाँ जाता है पर बच्चों? इंजन में चला जाता है। इस कारण से हेडलाइट रोशनी बंद हो जाती है। यही कारण है, दोनों सेम रीजन है। घर में उच्च सामर्थ्य वाले हीटर को उपयोग में लाने पर अन्य जलते बल्ब मंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही कारण है कि जब हम घर में हीटर का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों तो ज़्यादा एनर्जी कौन ले लेगा? हीटर ले लेगा, जिससे जो विभवांतर का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मंद हो जाएगा। इसलिए बैटरी मतलब ये जो आपका हीटर है इसका उपयोग करने के कारण जो हमारा घर का परिपथ है वो थोड़ा सा कम विभवांतर हो जाता है, धारा कम बहती है। इसके बाद इसमें से कोई क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कम होता है क्यों? इलेक्ट्रॉन बार बार धनायनों और परमाणुओं से टकराते रहते हैं तो इनका अनुगमन वेग कम होता है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कम होता है, इसका कारण बताना है। तो इलेक्ट्रॉन बार बार धनायन और परमाणु से टकराते रहते हैं, इसलिए इसका अनुगमन वेग कम होता है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या तार आवेशित हो जाते हैं? थोड़ा समझिए। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह आवेशित नहीं होता। तार के किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं प्रति सेकंड उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करते हैं। धारा बहती है तो जितना इलेक्ट्रॉन किसी बिंदु से निकल रहा होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए पानी बह रहा हो प्यारे बच्चों, तो पानी में आप देखोगे कि पाइप में जितना पानी आ रहा होता है उतना निकल रहा होता है। वैसे ही धारा बहता है, किसी तार से धारा बह रही होती है तो किसी बिंदु से जितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होते हैं उतना इलेक्ट्रॉन प्रवेश भी कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं? जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना इलेक्ट्रॉन प्रवेश भी करता है। इस प्रकार किसी भी क्षण किसी भी परिच्छेद से जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही धनावेश होंगे, अधिक नहीं हो पाएगा। ठीक, ये प्रमाणित कीजिए। ये बिल्कुल आगे का ये क्वेश्चन काफी सिलेक्टेड नहीं है, इसको आप लोग पढ़ लेना। इस प्रश्न को आपको तैयार करना, अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर। अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर, ठीक है। इसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा मापी जाती है। अमीटर की सहायता से, अमीटर की सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा मापी जाती है। वोल्टमीटर की सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते हैं। इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में शंट जुड़ा होता है। जो अमीटर होता है इसकी कुंडली के समांतर क्रम में शंट जुड़ा होता है, लेकिन जो वोल्टमीटर होता है इसके कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जो आपका शंट जुड़ा होता है। इसके बाद इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जब अमीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन वोल्टमीटर को परिपथ में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का नहीं। 3 अंतर, इसका प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है। यार कुछ लॉजिक लगा के याद किया करो भाई। अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, श्रेष्ठ होता है। क्वेश्चन एक ऐसा आता है, अमीटर वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों होता है? तो जब वोल्टमीटर हम लगाते हैं तो इसमें कुछ मात्रा में धारा वोल्टमीटर ले लेता है, और अमीटर जो होता है बिल्कुल धारा नहीं लेता, वो शुद्ध मान देता है। जितना भी मापन होता है उसका शुद्ध मान देता है। ठीक है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 0 होता है। वोल्टमीटर की बात करें तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। भैया देख लो यार, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर कहोगे सर ने तो पढ़ाया ही नहीं। बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं है, एक वीडियो देख लिए बस कहे सर ने एक वीडियो दिया था, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसे। अरे भाई साहब 10 वीडियो आते हैं एक दिन में, और आपसे ज्यादा अपन मेहनत करते हैं। जितना हम करते हैं उतना आप कर दो तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। सारे वीडियोज को एक बार देख के तो जाओ, सारे वीडियो आपको एक बार मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में चले जाओ, शिव कोचिंग क्लासेस चैनल पे चले जाओ, सारे वीडियो मिलेंगे और मजा भी आएगा। अब बस आप 2 वीडियो देख लिए और पेपर देने के बाद आज सर ने फेंक वीडियो बना दिया, आया ही नहीं कुछ। अरे जब पढ़ोगे, टेक्निक समझोगे तब ना बनेगा। ऐसे ही नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, ऐसे नहीं है। हिंदी इंग्लिश की खौआ है भैया। हिंदी इंग्लिश जैसे आसान मत समझ लेना, फेंक नहीं लिख सकते हो, इसलिए गहन अध्ययन करो। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखिए, चल कुंडली धारामापी के कुंडली के मध्य नर्म लोहे का क्रोड बनाया जाता है, क्यों? इसका कारण क्या होता है? तो दोनों ध्रुव खंडों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ जाता है और चुंबकीय क्षेत्र की ज्यामिति होने की सहायता मिलती है। ठीक है, ये कारण है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मत पढ़ो आप इसको। और इस चैप्टर से अब सिलेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आवेश कितने बल का अनुभव करता है? तो 0, क्यू वी बराबर भी। चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश, जब वेग नहीं होगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र है, यदि वो आवेश वेग नहीं रहेगा तो वो उसका बल 0 हो जाएगा। भैया एफ बराबर क्यू वी होता है, वी का मान 0 है, वेग ही नहीं है तो उस पर बल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा किरणों में से चुंबकीय क्षेत्र की प्रवृत्ति क्या होती है? बताओ किन में चुंबकीय क्षेत्र की प्रवृत्ति होती है? अल्फा और बीटा किरणों में। ये अल्फा है, अल्फा है। चल कुंडली धारामापी में चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है? त्रिज्यीय होती है।
ये देखो ये दोनों ऑब्जेक्टिव है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक धारावाही टोरॉइड है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बता दो। अंदर कितना होता है, μ0 Ni, उसके बाहर कितना होता है, शून्य। उसके घेरे द्वारा स्थान पर कितना बिंदु पर होता है, तो शून्य होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी कराना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव भी आप लोग पढ़ते चले। हालांकि इन सब चीज़ों पर मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ वीडियो, शायद आप लोगों ने देखा होगा। 3 नंबर में एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, स्वप्रेरणा और अन्योन्य प्रेरणा में अंतर बताओ। स्वप्रेरणा और अन्योन्य प्रेरणा में अंतर। तो स्वप्रेरणा प्यारे बच्चों एक कुंडली है, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। एक कुंडली है, उसमें धारा बहे, धारा बहने के कारण फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। यह जो परिघटना है स्वप्रेरण, स्वयं के कारण वो स्वप्रेरण कहलाता है। अन्योन्य प्रेरणा में क्या होता है, 2 कुंडली है, एक में धारा प्रवाहित करेंगे, दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ये अन्योन्य प्रेरण की घटना है, ठीक, समझ में आ गया। स्वप्रेरण मतलब एक ही कुंडली में धारा प्रवाहित करे और एक ही कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया, तो वो स्वप्रेरण कहलाता है। अन्योन्य प्रेरण प्यारे बच्चों, हम दूसरे कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं और जो प्रेरित धारा उत्पन्न होता है वो दूसरे कुंडली में होता है, तो अन्योन्य प्रेरण की घटना कहलाती है। स्वप्रेरण में केवल एक कुंडली होता है, अन्योन्य प्रेरण में केवल 2 कुंडली होते हैं, ठीक है। 3 अंतर याद करना, 3 से ज्यादा नहीं। ब्लूप्रिंट का आप विशेष ध्यान दो, ब्लूप्रिंट यदि आप नहीं देखोगे तो आपके अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप रटते रह जाओगे 6 से 7 अंतर। ये जरूर ध्यान दो। इनमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करता है। जो प्रेरित धारा होता है मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करता है। इसमें प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा अतः मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित नहीं करता। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक क्वेश्चन आया करता है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। 2 अंक का क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कुल मिलाकर के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है। किसी भी फील्ड पर लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, किसी भी क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितना गुजर रहा है भैया, लंबवत कितनी है, उनकी टोटल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, जो φb बराबर BA cos थीटा के बराबर होता है। लिख लो, मैं एक बता रहा हूं, समझ लो। मैंने क्या कहा भैया, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी तल से लंबवत गुजरने वाले कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका यदि आ जाए भैया मात्रक बताओ, इसका मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। सबको पता है वेबर क्या होता है, वेबर। तो इसका मात्रक वेबर होता है, याद करना आप, SI मात्रक वेबर होता है। और टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है यदि पूछ दे कोई। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक बोले तो मैक्सवेल होता है। क्या होता है, मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स समझ में आया कि कोई भी आपका चुंबकीय क्षेत्र है, उसके तल से लंबवत कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, उसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय फ्लक्स, है ना। टोटल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर, 3 प्रश्न आपको तैयार करना है, 3 अंतर। प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण और दिशा दोनों आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं। दिष्ट धारा की दिशा नियत होती है, परिमाण बदले या ना बदले। प्रत्यावर्ती धारा की परिमाण और दिशा दोनों आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं पर बच्चों, जबकि दिष्ट धारा की दिशा नियत होती है, परिमाण बदले या ना बदले। आगे देखो, यह धारा रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, ठीक है। यह धारा रासायनिक, चुंबकीय और ऊष्मीय तीनों प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। 3 डिफरेंस, इस धारा के मापन यंत्र धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, इस धारा के मापक यंत्र चुंबकीय प्रभाव द्वारा आधारित होता है। एक चीज सबसे सरल, जो आपका प्रत्यावर्ती धारा होता है वो खतरनाक होता है दिष्ट धारा से, और जो दिष्ट धारा होता है वो प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होता है। एक डिफरेंस तो ऐसा तैयार कर लो, प्रत्यावर्ती धारा जो है दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होता है, जबकि दिष्ट धारा जो होता है प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होता है। 3 तैयार करना है। प्रत्यावर्ती धारा को यदि हम ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता। 3 तैयार कर लो, ज्यादा नहीं, ज्यादा पंचायत नहीं, 3 आपको डिफरेंस तैयार करना है। प्रत्यावर्ती धारा को हम ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ा भी घटा भी सकते, इसके वोल्टेज को दिष्ट धारा में नहीं प्रयोग करते। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होता है और दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होता है, ठीक है। इसका जो मापक यंत्र है प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है और ये चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। 3 डिफरेंस, ओनली 3 डिफरेंस तैयार कर लो। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाहित करे तो क्या होगा।
संधारित्री दिष्ट धारा को संधारित्र परिपथ में, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कम है, संधारित्री परिपथ है तब उसमें दिष्ट धारा प्रवाहित करे तो क्या होगा, संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है तब परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर लैंप नहीं जलेगा, संधारित्र की धारिता को कम करने पर ही लैंप जलेगा। समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन भी डिस्टर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। यदि क्वेश्चन आएगा तो संधारित्र परिपथ में, संधारित्र जुड़ा हो उस परिपथ में तो दिष्ट धारा प्रवाहित करे तो क्या होगा, तो दिष्ट जो संधारित्र होता है वो दिष्ट धारा को रोक देता है, याद रखिएगा। डायनेमो के ब्रुश तांबे के बजाय कार्बन के बने होते हैं, क्यों, इसका कारण बताओ। तो कार्बन के ब्रुश घूमते हुए सर्पी वलय का कार्बन के महीन कण को छोड़ते जाते हैं जो स्नेहक की भांति कार्य करते हैं, अतः ब्रुश और सर्पी के वलय के बीच घर्षण का मान कम हो जाता है। ये क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं प्यारे बच्चों जितना कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, तो ऐसे क्वेश्चन मत करो, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा एक क्वेश्चन, यहाँ पर मजबूती क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नागरिक विद्युत वितरण में धारा प्रत्यवर्ती धारा के रूप में दी जाती है, दिष्ट धारा के रूप में नहीं, क्यों। अभी हमने आपको बताया जो प्रत्यवर्ती धारा होता है प्यारे बच्चों, इसके वोल्टेज को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जो हमारा दिष्ट धारा होता है इसके प्रत्यवर्ती वोल्टेज को घटा बढ़ा नहीं सकते। इसलिए नागरिक जो है प्यारे बच्चों, जो विद्युत परिपथ है उसमें हम प्रत्यवर्ती धारा का ही प्रयोग करते हैं। और बस इतना ही आज के लिए प्यारे बच्चों, और काफ़ी क्वेश्चन है यार, बस आप रिवीजन करते चलो, आपका डिमांड रहेगा तो और क्वेश्चन लाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।